ऑनलाइन स्टडी क्लास वीडियो चैनल नई राह में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अभी तक हम रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लैंड एज ए रिसोर्स ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल एज ए रिसोर्स, मृदा संसाधन। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य की प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Various sources of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अवघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा बनने की प्रक्रिया में जनक शैल, पेरेंट रॉक जिसको हम कहते हैं, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मृदा में जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मृदा का वर्गीकरण। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types as mentioned below. मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में, यानी जलोढ़ मृदा। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं कि जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। द एलुवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और क्ले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley, the soils are coarse. जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो इस मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। बेस्ड ऑन एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बांगर और न्यू एलुवियल खादर। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर 3 मार्क्स का पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। तो कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? बांगर इज नोन एज ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो कैसे याद होगा? बी फॉर बांगर, बी फॉर बूढ़ा, बूढ़ा माने ओल्ड, तो ऐसे ही बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। सो बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल। द बांगर सॉइल हैज अ हायर concentration of कंकर नूडल्स देन द खादर। न्यू एलुवियल सॉइल और खादर, it has more fine particles. And also Bangar is less fertile, Khadar is more fertile.
तो कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। Alluvial soils are very fertile. These soils contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। और अधिक उपजाऊपन होने की वजह से जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं, यानी एलुवियल सॉइल वाले एरियाज, वहाँ पर कृषि या एग्रीकल्चर अधिक होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अगली सॉइल हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने यानी पेरेंट रॉक्स ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है और इसी वजह से इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। इस प्रकार की मृदाएं या इस प्रकार की मिट्टी डेक्कन प्लेट्यू बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी होती हैं। The black soils are made up of extremely fine, that is clay material, and well known for their capacity to hold moisture. काली मृदाएं बहुत महीन कणों से बनी हैं, इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। Black soil is nutrients rich and contains calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, आप चित्र में देख सकते हैं सामने, जिनसे इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। The soil is sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower of during the pre-monsoon period. गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ये भारत का मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल किन क्षेत्रों में पाई जाती है। द सॉइल कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये मृदा पाई जाती है। अगली सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। लाल मृदा डेक्कन प्लेट्यू के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. इन मृदाओं का रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन होने के कारण, लौह धातु के प्रसार के कारण इनका रंग लाल होता है और इनका पीला रंग जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि जल योजन के कारण इनका रंग पीला हो जाता है। दिस सॉइल फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़
southern parts of the middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the western Ghats. लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। लेटराइट सॉइल, सबसे पहले हम बात करेंगे लेटराइट शब्द क्या है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, उससे लिया गया है और इसका अर्थ होता है ईंट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होने की वजह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरियाज में लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। दिस सॉइल सपोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। जहां इस मिट्टी में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर तो ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन जहां शुष्क पर्यावरण होता है वहां ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त पाई जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाओं में काजू की फसल उगाई जाती है। ये भारत का मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेटराइट सॉइल एसिडिक होती है नेचर में और इसका pH 6 से कम होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में यह मिट्टी पाई जाती है। एरिड सॉइल्स यानी मरुस्थलीय मृदा। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेटिंग द वाटर। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। Arid soil lacks humus and moisture. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो रुक जाता है। इस मृदा को अगर सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाए तो कृषि की जा सकती है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं एरिड सॉइल को। इन इंडिया द एरिड सॉइल इज मेनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब एंड एक्सटेंड अप टू द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। फॉरेस्ट सॉइल्स यानी वन मृदा। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इनको माउंटेनियस सॉइल्स भी कह दिया जाता है। The soil texture is loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध हैं, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी आता है। नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil is fertile on the river terraces and alluvial fens. हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है
ये एसिडिक होती हैं और ह्यूमस रहित होती हैं। फिर से आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल को। फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स बिगनिंग फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड असम। It is also found in deltas of different rivers such as Krishna, Godavari, Kaveri and Mahanadi in peninsular India. Soil erosion and soil conservation. अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है इसे soil erosion या मृदा अपरदन कहा जाता है। The soil erosion is caused due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. Also, there are some natural forces like wind, glacier and water which lead to soil erosion. मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन या ओवरग्रेजिंग, निर्माण और खनन आदि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन यानी हवा के द्वारा हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेज सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। आप चित्र में भी देख सकते हैं गलीज, अवनालिकाएं इनको हिंदी में कहते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बेड लैंड। और इस तरीके से यह भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे बेडलैंड कहते हैं। When water flows as a sheet over large areas down a slope and the top soil is washed away, it is known as sheet erosion. दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं sheet erosion के बारे में। sheet erosion में क्या होता है कि कई बार जो जल है ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा है, ऊपर की मिट्टी है, वो घुलकर जल के साथ बह जाती है और इस तरीके से इस प्रक्रिया को शीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड एरोजन। हवा द्वारा, पवन द्वारा भी मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को विंड इरोजन या पवन अपरदन कहा जाता है। डिफरेंट वेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन करेंगे या किया जा सकता है। अब देख रहे हैं दो चित्र सामने बने हुए हैं, कंटूर प्लोइंग और टेरिस कल्टीवेशन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। इस तरीके से खेती करने पर हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस दे एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लोइंग। यानी ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे कंटूर प्लोइंग या समोच्च जुताई कहा जाता है। दूसरा, टेरिस कल्टीवेशन। टेरिस कल्टीवेशन restricts erosion. This type of agriculture practice is done in western and central Himalayas. पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके से सीढ़ीदार खेत बनाने से मिट्टी के अपरदन को या सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। When a large field is divided into strips and strips of grass are left to grow between the crops, then this breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. आप देख सकते हैं चित्र में कि किस तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा भी हम मिट्टी के अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है कि फसलों के बीच में घास की पट्टियों को उगाना।
इससे क्या होता है कि हवा के द्वारा जो फोर्स लगता है वो कम हो जाता है और इस तरीके से मिट्टी का कटाव नहीं होता। Shelter belts. Planting lines of trees to create shelter helps in the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. Rows of such trees are called shelter belts. पेड़ों को कतारों में लगाकर शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला जिसको हम कहते हैं बनाना भी हवा की गति को कम करता है और इन शेल्टर बेल्ट्स को लगाने से जैसे पश्चिमी भारत में रेत की टीलों के स्थायीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।